दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल दिव्य राजन चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे उद्धव ठाकरे साहब की। उद्धव ठाकरे साहब शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख। और बात करेंगे, देखिए आज आपने सबने सुना भी होगा कि उन्होंने आज महाराष्ट्र में अपने एक भाषण में बातें तो खैर साहब उन्होंने बहुत सी बातें उन्होंने दिल खोलकर अपनी की, जिसमें से मुझे दो प्रमुख बातें लगी जो मुझे लगा कि आप सबके साथ मुझे शेयर करना चाहिए। एक बात तो साहब ऐसी थी कि जो जिसमें उन्होंने पार्टी को अपनी एक जैसे पर्सनल प्रॉपर्टी जैसे बात कह दी। और उसको अगर मैं अक्षर से कहूँ तो शिवसेना नाम जो है उनके दादाजी ने दिया था। पार्टी का नाम शिवसेना उनके दादाजी ने दिया था। और वैसे अगर आप शिवसेना नाम लेते हैं तो जो सबसे पहली प्रतिमूर्ति मूर्ति अगर आपको सामने आंखों के सामने आती है तो वह आती है परम पूज्य हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी की, उनके पिताजी उद्धव साहब के पिताजी। तो आज उन्होंने एक तरह से यह डिक्लेरेशन जैसा दे दिया कि यह मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है और मैं इसका नाम किसी और को नहीं लेने दूंगा। चुनाव आयोग को भी शायद है कि उन्होंने थोड़ी देर के लिए न्यूट्रलाइज कर दिया कि नॉट इवन चुनाव आयोग इस कैपेबल कि इस पार्टी का नाम कुछ और रखे, या यह नाम उनका इशारा एक शिंदे गुट को और था कि उनको शिवसेना पार्टी का नाम दे दें। अब देखिए साहब बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स होते हैं, टेक्निकलिटीज होती हैं जो चुनाव आयोग अपने संज्ञान में लेगा और उसके बाद ही वे किसी को भी, अब चाहे वो शिंदे गुट को दें या उद्धव गुट को दें, वो चुनाव आयोग तय करेगा। अब इसकी कानूनी लड़ाई फिर वो स्वतंत्र हैं, जब तक चाहें लड़ सकते हैं। खैर साहब एक बात रहती है, और ख़ास तौर पे जितनी ये पारिवारिक पार्टियां हैं, ऑलमोस्ट देखिए सभी काम करने का तरीका उनका एक कॉरपोरेट वे जैसा ही रहता है, एक प्राइवेट लिमिटेड जैसा ही रहता है। मगर वे कहीं न कहीं यह भूल जाते हैं कि ठीक है पार्टी आपके घर परिवार से शुरू हुई है, मगर जो उसका कस्टमर्स कह लीजिए, अगर वो इस तरह से बात करेंगे तो फिर एक ये बात आती है कि जो प्रमुख उसके ग्राहक हैं या कोर वोट बैंक है, वो तो लोकल पब्लिक ही होती है, आम जनता ही होती है। और आम जनता के बीच में जाकर ही आप कोई भी पार्टी को खड़ा कर सकते हैं। तो मैं इस बात से बिल्कुल अक्षर से सहमत हूँ उद्धव ठाकरे साहब की कि यह पार्टी का नाम उनके दादाजी ने दिया और सिंचित किया, पाला पोसा, बड़ा किया तो परम पूज्य बाला साहेब ठाकरे जी ने। परंतु साहब आज जिस प्रकार से पार्टी का क्षय हुआ है शिवसेना उद्धव गुट का, तो इसके लिए रीजनेबल कौन है? हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस डिबेकल? तो उसमें तो देखिए उद्धव ठाकरे साहब को खुद को ही अवलोकन करना पड़ेगा, आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि गलती हुई तो हुई कहाँ। जब वे भारी मतलब मेजॉरिटी लेकर तो आए ही थे बीजेपी के साथ, जब उनकी युति थी और वे एक मेजॉरिटी लेकर आए थे। अब जो भी इनकी आपसी भाजपा और शिवसेना के बीच में चुनाव के पहले बात हुई थी या नहीं हुई थी, उसमें फिर बहुत सारी कुछ ऐसी बातें हैं कि जो शायद है कि पब्लिक डोमेन में नहीं है, या अगर हैं भी तो खुलकर उस तरह से कोई भी नहीं कह पाता है। अब इसमें वहां पर जब पेंच फंसा कि शिवसैनिक ही कोई सीएम होगा, जबकि भाजपा का कहना था कि पहले से ऐसी कोई बात नहीं थी। तो खैर अब वॉट एवर द मैटर वॉज, यह 25-30 साल पुराना गठबंधन कुछ घंटों में या कह लीजिए दिन में टूट गया, और एक असंभावित, जिसको मतलब कल्पना से भी परे आप कह सकते हैं, नया गठबंधन तैयार होता है कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उस समय एकीकृत का, जो कि एक तरह से कह लीजिए कि मैं एक बहुत ही आम नागरिक के तौर पर संवाद करता हूं, तो एक बहुत बड़ा छलावा था
उस वोट बैंक के साथ, उन वोटर्स के साथ जिन्होंने एक पर्टिकुलर विचारधारा को कोर विषय मानकर इस गठबंधन को वोट दिया था। तो उनके साथ तो एक ये बहुत बड़ा छल था। खैर फिर भी चलिए, आपने सरकार बनाई, सरकार बनाकर आप सीएम बन गए और आपके शब्दों का क्रियान्वयन हो गया कि एक शिव सैनिक ही सीएम बनेगा, आप सीएम बन गए। ठाकरे परिवार का पहली बार कोई व्यक्ति था कि जो इस प्रकार से संवैधानिक पद पर बैठा। फिर अब जैसे भी सरकार चलाई, फिर जो उसका अंजाम हुआ, अब वो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। परंतु एक बात अवश्य है कि आपने, हाँ, आज आपने संवाद में भी अपनी बात कही कि मैं घर में बैठकर जरूर सरकार चलाया, या आपने स्वीकारोक्ति की कि मैंने भाई घर में बैठकर सरकार चलाया मगर किसी का घर मैंने नहीं तोड़ा। अब साहब देखिए, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी सूबे के मुखिया हैं और आप घर बैठकर परम पूज्य बाला साहब ठाकरे जैसे अगर सरकार चलाने की मंशा रखते थे, तो आपको शायद है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतफहमी रह गई होगी। क्योंकि जो बाला साहब का जो ऑरा था, जो व्यक्तित्व था और जो उनकी संवाद की जो शैली थी, वह आपके मतलब जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आपसे तुलना नहीं करूंगा मैं राजनीतिक परिदृश्य में। परम पूज्य बाला साहब के जैसा मैं किसी को शायद ही मैं पाऊंगा अपनी लाइफ टाइम में, तो शायद ही किसी को पाऊंगा। तो वो चीज मिसिंग थी। फिर साहब, एक सूबे का मुखिया अगर अपने घर से ही सरकार चला रहा है, तो स्वाभाविक होता है कि वह अपने नेताओं से, ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं से और आम जनता से कट जाता है। यह सिर्फ आप पर ही नहीं, और भी अन्य बहुत से मैं एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं कि जब किसी पार्टी का अध्यक्ष या सरकार का अध्यक्ष मुखिया जब अपने नेताओं से कटा, या अपने ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ताओं से कटा, या आम जनता से उसका संवाद खत्म हुआ, तो he or she wasn't able to last for long। तो ये हुआ है। पहले भी आप देख चाहेंगे तो आपके अगल बगल ही आपकी बहुत सी ऐसी पार्टियां आपको मिल जाएंगी जो आपको यह बता देंगी। मगर अच्छा ये लगा कि कम से कम आपने स्वीकारोक्ति की। अब आपकी बात करें और पवार साहब को भूल जाएं तो वह भी संभव नहीं है। कहीं ना कहीं गलती उनसे भी कुछ हो रही थी। शायद है कि वह गलती जानबूझ के की जा रही थी या अनजाने में हो रही थी, यह तो पवार साहब ही बता सकते हैं। क्योंकि उनके दिमाग को पढ़ पाना अभी मेरी नज़र में तो ऐसा है कि शायद ही कोई पढ़ सके। तो इट्स व्हाट जो भी हुआ, वेदर इट वाज प्री प्लान और या स्वतः हो गया, अब यह तो शरद पवार साहब का विषय हो जाता है, अजित पवार साहब का विषय हो जाता है। बट जिस प्रकार से अजित दादा पवार को साइडलाइन किया जा रहा था, तो यह अवश्यंभावी था कि ऐसा होगा। और बकौल मैं आपके ही सीएम शिंदे साहब को मैं कोट करके कहूं कि अगर किसी कर्मठ नेता को दबाया जाता है, उसको उभरने नहीं दिया जाता है, तो जो भी हुआ वह फिर अवश्यंभावी हो ही जाता है। पार्टी फिर साहब चाहे कोई भी हो, फिर वो चाहे शिवसेना हो, फिर वह चाहे कांग्रेस हो, फिर वह चाहे कोई भी आप जनता दल हो, या कोई भी पार्टी आप नाम ले सकते हैं। इवन कि बीजेपी का भी कुछ एक केसेस हैं जो मैं बता भी सकता हूं। तो यह सब स्वीकारोक्ति आपकी मुझे अच्छी लगी। अब बात करें पवार साहब, तो आज पवार साहब की भी आज वही स्थिति हो गई जो कमोबेश उद्धव साहब की हो गई कि वे पार्टी बचाएं या अपने आगामी चुनाव में अपना किसी भी प्रकार से अस्तित्व बचाएं। और उद्धव साहब की जो परेशानी है वो यह है कि सबसे वे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है पवार साहब पे। तो पवार साहब तो खुद भी अभी अपनी ही पार्टी का अस्तित्व बचाने में जब लगे हों, तो किस प्रकार से वे शिवसेना के लिए सहायक होंगे, यह तो शायद है कि पवार साहब और या तो भगवान ही जानते हैं। और दूसरी बात, अब आपकी युति में एक है कांग्रेस,
तो कांग्रेस के पास अभी फिलहाल महाराष्ट्र में तो मैं ऐसा कोई नेता नहीं पाता कि जो अपने बूते, अगर मैं अभी चलिए लोकसभा की बात करते हैं कि 48 में से 10 से 12 सीट भी ले आ दे, अपने बूते 10 से 12 सीटें भी ला दे, तो ऐसी परिस्थितियों में फिर तो तीनों पार्टियों के लिए ही एक बहुत बड़ा संकट बन जाता है। तो आपके ही, हाँ, मैं कांग्रेस की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो अगर आप देखें तो राहुल गांधी जी, जैसे उनकी पार्टी का हश्र 2014 में हुआ, फिर 2019 में हुआ, परंतु आज उन्होंने शायद है कि कुछ सबक तो लिया, कुछ लेसन तो उन्होंने लिया कि ठीक है, आज अभी कुछ बहुत से ऐसे लीगल टेक्निकल कारणों की वजह से वे संसद से वंचित हैं, और अब तो शायद है कि गुजरात हाई कोर्ट ने भी उनकी याचिका ठुकरा दी है। तो उसके बाद ही सही वे कम से कम आम व्यक्तियों के बीच में जाना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर वो कभी ट्रक पे दिखाई देते हैं, ट्रैक्टर पे दिखाई देते हैं, तो कभी वो मैकेनिक लोगों के साथ दिखाई देते हैं। तो एटलीस्ट वो अपने लिए कहीं कोई एक जगह तो बना रहे हैं। ठीक है, आज संसद में नहीं है, बट कहीं ना कहीं तो उनकी प्रेजेंस बन रही है। तो इफ नॉट नाउ, तो आने वाले समय में कभी न कभी ये उनके लिए एक बूस्टर जरूर होगा। तो कुछ ना कुछ तो आपको भी अपनी युति में, मैं उद्धव साहब से वापस से मैं वही बात कह रहा हूँ, आपको आदित्य ठाकरे जी को, शरद पवार साहब को, और कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के लीडर्स हैं उन सभी से, कि आपको भी बहुत ज़्यादा शायद है कि राहुल गांधी जी से सबक लेना पड़ेगा कि आप अपना पहले प्रेजेंस बना लीजिए, उसके बाद फिर है कि शायद है कि आप चुनाव की ओर आप ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल इट्स ऑल एडवांटेज बीजेपी एंड इट्स अलायंस, फिर वह शिवसेना शिंदे गुट एंड एनसीपी अजीत दादा पवार गुट। और फिलहाल एज ऑफ नाउ जो एक आम व्यक्ति की जो भावना है एनसीपी को लेकर, तो वह एनसीपी को अब अजित पवार दादा से जोड़कर देखता है। बात करें अगर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रिया सुले जी की, मैंने पहले भी अपने संवाद में बताया, अभी भी वे इस स्टेज पर नहीं हैं, जबकि वे उस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गई हैं, कि अपने प्रदेश में ही सही 5 से 6 सीटें तो लाकर दिखाएं। अभी भी अगर आपने उनके कुछ संवाद सुने होंगे, उनकी बाइट सुनी होंगी, तो वे अभी भी अपने पिता का ही सहारा ले रही हैं। उनके पिताजी ने भी ट्विटर पे कुछ एक कैसे मैंने देखा था, ट्वीट किया था, ना तो मैं रिटायर्ड हूँ ना तो टायर्ड हूँ। मतलब अभी भी सारी डिपेंडेंसी जो है वो शरद पवार जी के ऊपर ही है। अब शरद पवार जी देखिए, मैं तो अभी भी उनको राजनीति का, और इन पर्टिकुलर मैंने पहले भी बात कही है कि इस समय मौजूदा दौर में राजनीतिक परिदृश्य के सबसे बड़े एक टॉल फिगर हैं, और उनको आप सिरे से खारिज तो नहीं कर सकते। एकमात्र वे ही इस युति में ऐसे दिखते हैं जो कुछ रिस्पेक्टेड फिगर ला सकते हैं। इस एलियंस जो महाविकास अघाड़ी है, उसके लिए शायद है कि कांग्रेस को भी और शिवसेना उद्धव गुट को शरद पवार जी के जादू पर ही निर्भर होना पड़ेगा। तो आई होप कि मैसेज आप लोगों को सही से डिलीवर हुआ होगा। अब हम दूसरी बात करें राहुल गांधी जी की। देखिए, आप उनको एक जो उनकी एक छवि गढ़ दी गई थी, अब जैसे भी गढ़ दी गई थी, या वे खुद कारक थे या एक किसी द्वारा उनकी गढ़ दी गई थी, उससे निकलने का जो वे अपना प्रयास कर रहे हैं, आपको उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। चाहे फिर वो ट्रक वालों के साथ बैठे हैं, या फिर वो ट्रैक्टर में कहीं खेत जोतते दिखें, धान की रोपाई करते दिखें,
या पब्लिक के बीच में, हाँ मैकेनिक्स के बीच में जाकर पाना पेचकस लेकर गाड़ी बनाना खोलना करते दिखे हैं। कम से कम उनका वह ग्रास रूट लेवल से जुड़ने का जो प्रयास है उसकी तो आपको तारीफ करनी होगी।